कि गुलामी से आज़ादी चाहते हैं और उसके लिए संकल्पबद्ध दिखे लोग। कल जब हमने यहाँ से पदयात्रा निकाली तो स्पष्ट तौर पे ये नज़र आया कि लोगों में बदलाव की इच्छा है, लेकिन क्यों बदलाव चाहते हैं उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि हरियाणा को नशे की गर्त में धकेल दिया इस सरकार ने। हरियाणा के युवाओं को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी इस सरकार ने। हरियाणा में एनसीआरबी के जो ताज़ा आंकड़े आए हैं, पहले पंजाब को लेके चिंता हुआ करती थी नशे को लेकर के, लेकिन जैसे जैसे हम वहाँ शिकंजा कसते जा रहे हैं नशे के तस्करों पर, नशे के कारोबार पर, युवाओं को नशे से बाहर निकालने की योजना बना रहे हैं वहाँ पर, वैसे वैसे वो सारा जो बिजनेस है नशे का वो हरियाणा की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। एनसीआरबी के डाटा बताते हैं कि 500 से ज़्यादा मौतें नकली शराब की वजह से हरियाणा के अंदर हुई है, जबकि हरियाणा सरकार ये आंकड़े छुपाती है और कहती है कि 16 से 23 के बीच में सिर्फ 39 मौतें हुई हैं, जबकि यमुनानगर में अकेले अभी पिछले दिनों एक ही घटना में 25 लोगों की मौत हो गई थी। उससे पहले पानीपत में, सोनीपत में जहरीली शराब से मौतें हुई। कुल मिलाकर एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि 500 मौत हुई हैं। एनसीआरबी का एक और डाटा है जो बहुत चौंकाने वाला है, जो ये कहता है कि नशे की वजह से सुसाइड करने वाले लोगों की संख्या हरियाणा में देश में सबसे ज़्यादा है। देश में अव्वल नंबर पे हरियाणा आता है। नशे की वजह से युवा लगातार सुसाइड कर रहे हैं। हर 1 लाख लोगों पर 12.6 सुसाइड हो रहे हैं, यानी 12 से 13 लोग 1 लाख लोगों में से सुसाइड कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण नशा बताया गया है। और नशे की तरफ युवा तेजी से क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हरियाणा में रोजगार नहीं है। 25 लाख युवा बेरोजगार हैं हरियाणा के अंदर। नशा तस्करों को सरकारी संरक्षण है। और अभी जब रिकॉर्ड खंगाला गया जब यमुनानगर की घटना के बाद, तो पता लगा कि 9 लाख शराब की बोतल्स सरकारी रिकॉर्ड से गायब है। आप सबको पता है कि आबकारी विभाग किसके पास है। आप सबको पता है कि दिन के वक्त लीगल और रात के वक्त इलीगल ठेकों से कौन कमाई कर रहा है। ये जो लूट का धंधा चला रखा है, युवाओं के नाम पे राजनीति करके सरकार में आने वाले ये लोग, जिन्होंने नशे के गर्त में धकेल दिया हरियाणा को, हरियाणा का युवा इनसे 2024 में बदला लेने का मन बना चुका है और हरियाणा के युवा बहुत नाराज़ है। सबसे गहरी चोट जो इस सरकार ने की, जिसको मैं अंतिम चोट कहूँगा, जिसके बाद युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे आगे, खट्टर साहब ने ये कहा कि 10,000 युवाओं को इजराइल में नौकरी करने के लिए भेजेंगे। हरियाणा का युवा युद्ध में मरने के लिए नहीं है खट्टर साहब, और वो भी जो अपनी मातृभूमि के लिए लड़ाई ना हो। विदेश में जहां युद्ध चल रहा है, जहां पूरी दुनिया के लोग नौकरी छोड़ के जा रहे हैं, वहां खट्टर साहब हरियाणा के युवाओं को धकेलना चाहते हैं उस युद्ध के अंदर। इसलिए हरियाणा के युवा न सिर्फ इनका ये ऑफर रिजेक्ट करेंगे, बल्कि मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसी मानसिकता वाली सरकार को भी 2024 में पूरी तरह से रिजेक्ट कर देंगे। आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर, जो यात्रा निकाली जा रही है आम आदमी पार्टी की, अलग अलग अम्बाला से, तो आप भी महेंद्रगढ़ से निकले हो, काफ़ी दिन हो गए, तो कैसे किन किन मुद्दे आपके सामने जो मेन आए कि लोग उनसे परेशान है या सरकार ने वो काम नहीं किए, तो खास मुद्दा आपकी यात्रा में? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इस वक्त जो प्रदेश के सामने है वो 25 लाख बेरोजगार युवाओं का मुद्दा है। 25 लाख युवा अगर किसी प्रदेश में बेरोजगार है, मतलब वो प्रदेश बारूद के ढेर पे बैठा है। उस प्रदेश में धीरे धीरे अपराध बढ़ता चला जाएगा, धीरे धीरे नशा बढ़ता चला जाएगा, धीरे धीरे गंभीर समस्याएं समाज के अंदर उत्पन्न होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि ये 25 लाख युवा कल को अपना घर कैसे बसाएंगे, घर चलाएंगे कैसे, ये समस्या इन परिवारों के सामने है। इसलिए मुझे लगता है महेंद्रगढ़ से यहाँ तक आते आते मैंने एक चीज़ जो महसूस की है, युवाओं की आंखों के अंदर वो गुस्सा है कि उन्होंने जिस उम्मीद के साथ सरकार को चुना था वो रोजगार उनको मिला नहीं। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा बिजली की समस्या का है। पूरे हरियाणा के अंदर बिजली बहुत महत्वपूर्ण समस्या, बिजली का बिल चुकाने की लोगों की हैसियत नहीं रही। ऐसी हालत कर दी सरकार ने, लोगों को सड़क पे ला दिया। गरीबी के हालात हैं। अनाज तो सरकार दे देती है, लेकिन बिजली का बिल भरने के लिए पैसे नहीं है लोगों के पास। इसलिए दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा मुझे लगता है बिजली का है। उसके अलावा तो हरियाणा में समस्याओं का कोई अंत ही नहीं है। किसान यहाँ पे परेशान है, युवा यहाँ पे परेशान है, छात्र यहाँ पे परेशान है, पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, महिलाएं सुरक्षा को लेके परेशान है, नशे का कारोबार सब जगह पे फैल रहा है, कर्मचारी अपनी पेंशन को लेके परेशान है, सरपंच अपने अधिकारों को लेके परेशान है, विकलांग अपनी समस्याओं को लेके धरने पे बैठे हुए हैं, डॉक्टर्स अलग से अपनी समस्याओं को लेकर धरने पे हैं। एक तरीके से पूरे प्रदेश को हड़ताल प्रदेश में बदल दिया भारतीय जनता पार्टी ने। सर कल संजय सिंह को अध्यक्ष बनाया गया कुश्ती संघ का, वहाँ पर जो साक्षी मलिक उन्होंने
अपने गेम को छोड़ दिया, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं तो उपराष्ट्रपति जी से पूछना चाहता हूँ कि किसी ने उनके बारे में कोई कमेंट किया तो वो सीधे उसको अपनी जाति के अपमान पर ले गए थे। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि चाहे वो साक्षी मलिक हों, चाहे वो हरियाणा में जूनियर कोच हों जिनके साथ संदीप सिंह ने छेड़छाड़ की और उसके लिए चार्जशीट भी दायर हो चुकी है उनके खिलाफ, क्या ये उनके समाज से नहीं आती हैं? कहते हैं समाज का गौरव तो समाज की बेटियां होती हैं। उनके समाज की बेटियों के साथ ये नाइंसाफी हो रही है। उनकी पार्टी के नेता कर रहे हैं, उनकी आवाज़ क्यों नहीं निकलती? वो समाज का गौरव उपराष्ट्रपति जी का उस वक्त कहाँ चला गया जब समाज की बेटियों के साथ इस तरीके की गलत हरकत हो रही है? और भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से, मैं खुल के कहता हूँ, पूरी तरह से महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वालों को संरक्षण है। महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को खुला संरक्षण भारतीय जनता पार्टी देती है। ये भारतीय जनता पार्टी का महिला विरोधी चरित्र है, जिसके चलते अब देश भर में महिलाओं में भारतीय जनता पार्टी के प्रति गुस्सा पनप रहा है। बोलो सर, पिछले दिनों हरियाणा के सीएम ने कहा था कि मैं एम्प्लॉयमेंट दूंगा अपने जो बेरोजगार लोग हैं, और उसके बाद एक ऐड निकाली गई थी जो कि बाहर फॉरेन कंट्रीज की ऐड, जिसमें नर्सेस थे, बाउंसर्स थे। उसके मैंने अभी उस पर बताया कि 2 लाख सरकारी रोजगार हरियाणा के अंदर खाली हैं, सरकारी नौकरी खाली है। अगर खट्टर साहब चाहें तो कल 2 लाख युवाओं के लिए रोजगार दे सकते हैं हरियाणा के अंदर। लेकिन हरियाणा में सरकारी पद नहीं भर रहे हैं, बल्कि इजराइल में जहाँ युद्ध चल रहा है, जहाँ पर सारी दुनिया के लोग नौकरी छोड़ के जा रहे हैं, युद्ध के हालात में हमारे युवाओं को झोंकना चाहते हैं। युवा इन चालों को अच्छे तरीके से समझते हैं और इसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। सर, अभी 11 बजे इंडिया गठबंधन है जो जंतर मंतर पर वो विरोध प्रदर्शन करेगा, जो 143 जो सांसद हैं उनके लिए, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पे इसके लिए विरोध होना चाहिए और लोकतंत्र में ऐसी चीज़ों का विरोध होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, आप मुझे बताइए। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में बैठ के लोकतंत्र का अपमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जो भी उनके खिलाफ बोलेगा उसको वो सदन से निकाल देंगे, जो भी उनके खिलाफ बोलेगा उसको वो जेल भेज देंगे। तो ये तानाशाही है या लोकतंत्र है? लोकतंत्र बचाने की लड़ाई इस वक्त देश में शुरू हो गई है और इंडिया गठबंधन उस लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है। इसलिए सभी को, पूरे देश के लोगों को इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ना चाहिए। उसका कारण स्पष्ट है कि लोकतंत्र होगा तभी पार्टियां होंगी, तभी लोगों के पास ये निर्णय लेने की क्षमता होगी कि कोई पार्टी उन्हें अच्छी लगती है या बुरी लगती है। अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो उसको सत्ता से हटा सकते हैं लोकतंत्र में, लेकिन अगर तानाशाही आ जाएगी तो फिर आपके पास वो ऑप्शन भी नहीं रहेगा। इसलिए सभी लोगों को सबसे पहले लोकतंत्र बचाने की इस लड़ाई में शामिल होना। इंडिया गठबंधन की जरूरत है सर, सभी को इकट्ठा होना चाहिए। अभी लोकसभा चुनाव जब होता है तो उस वक्त देश की बात, देश के कानून की बात होती है और देश के संविधान को बचाने के लिए, जिसकी रक्षक केंद्र सरकार है, उसको बचाने के लिए इंडिया गठबंधन का होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के देश की सभी पार्टियों को एकजुट हो जाना चाहिए इस मामले में, क्योंकि लोकतंत्र सबसे पहले। लोकतंत्र होगा तभी पार्टियाँ होंगी, तभी चुनाव होंगे, तभी सरकारें आएंगी हो जाएंगी। सर, जो गठबंधन इंडिया का बन रहा है, तो क्या विधानसभा चुनाव में भी ऐसा गठबंधन ओनली लोकसभा के लिए? ये सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए है, क्योंकि संविधान की रक्षक केंद्र सरकार को माना जाता है और केंद्र सरकार उस संविधान के मुताबिक देश को चलाने का काम करती है। हरियाणा के अंदर 90 की 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी की मजबूत तैयारी है। एक एक बूथ के ऊपर हम अपनी तैयारी मजबूत कर चुके हैं। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर हरियाणा में आम आदमी पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ेगी और 90 की 90 सीटों को जीतने का दम भरते हैं हम। इस बार पूरी ताकत से चुनाव लड़के एक तरफा बहुमत का चुनाव लड़ेंगे। सर, इलेक्शन हुए थे, परिणाम आए हैं, खासकर हरियाणा जो स्टेट के आसपास है, तो वहाँ पे बीजेपी को अच्छी जीत मिली, तो क्या उससे कोई राजनीति प्रभावित होगी देश की और प्रदेश की आपके लिए? देखिए, निश्चित तौर पर उससे राजनीति बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई है। लोगों को ये पता चल गया कि कांग्रेस के बस की बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी को हराना। जिस तरीके से सीधे मुकाबले में सारे सहयोगी दलों ने कांग्रेस को पूरा मौका दिया कि आप सीधी टक्कर में भारतीय जनता पार्टी को हरा दीजिए, माहौल भी उसके माफिक था, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस के कमजोर नेतृत्व, खराब नीतियों की वजह से और बेकार संगठन की वजह से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से हार गई। लोगों का विश्वास बड़े स्तर पर कांग्रेस पार्टी से इस बात के बाद टूटा है। हरियाणा के अंदर ये चर्चा चल पड़ी है कि अब कांग्रेस के बस की बात नहीं है बीजेपी को हराना। अगर बीजेपी को हराना है तो एक मजबूत विकल्प तलाशना होगा और लोग आम आदमी पार्टी की तरफ उस विकल्प के रूप में देख रहे हैं। सर, जब भी आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ती है, चाहे पंजाब या दिल्ली, वो सीएम फेस को करती है पहले कि हमारा सीएम, तो हरियाणा में क्या सी तरह से पहले सीएम फेस आम आदमी पार्टी?
चुनाव तो आने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी से कहिए कि चुनाव की घोषणा करें और रण में आए, उसके बाद बताएंगे सेनापति कौन है। सर बदलाव यात्रा हरियाणा की जनता का मन बदल पाएगी? बदलाव यात्रा हरियाणा की जनता का मन काफ़ी हद तक बदलने में कामयाब रही है। लोग बड़ी संख्या में, मैं आपको बता रहा हूँ, चारों बदलाव यात्राओं के अंदर बहुत ज़बरदस्त जन समर्थन लोगों का मिल रहा है। मैंने ऐसा जन समर्थन, मैंने दिल्ली का चुनाव भी देखा है, पंजाब का चुनाव भी देखा है। मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि उससे ज़्यादा ललक हरियाणा के लोगों में सत्ता परिवर्तन को लेकर के है। हरियाणा के लोग नए विकल्प को तलाश रहे हैं। अभी तक कभी वो जेजेपी में उस विकल्प को ढूंढते थे, कभी किसी और पार्टी में ढूंढते थे। कांग्रेस और बीजेपी के बीच पिस रही है हरियाणा की जनता। नया विकल्प अब उनके सामने आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी को हाथों हाथ ले रहे हैं। बहुत स्वागत मिल रहा है आम आदमी पार्टी। सर उचाना पहुंचे, उचाना हॉट सीट है, यहाँ पर दिग्गज नेता इलेक्शन लड़ते हैं, तो क्या कोई दिग्गज आएगा आम आदमी पार्टी से? पंजाब का इतिहास उठा के देख लीजिए, दिग्गजों को आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन हराता है। आम आदमी जब खड़ा हो जाता है तो बड़े बड़े दिग्गजों की जमानतें जब्त हो जाती हैं। पंजाब में आप जानते भी नहीं होंगे कि चन्नी साहब को किसने हराया, आप नाम नहीं बता पाएंगे। राजा अमरिंदर सिंह को किसने हराया, आप नाम नहीं बता पाएंगे। आप नाम नहीं बता पाएंगे कि सिद्धू साहब को किसने हरा दिया, बादल साहब को किसने हरा दिया। इतने बड़े बड़े धुरंधरों को आम घरों से निकले हुए बच्चों ने हरा दिया। उचाना के अंदर भी ये जो चक्की के दो पाटों के बीच में उचाना की जनता पिस रही है, इनको मुक्ति किसी आम घर से आया हुआ कोई आम बच्चा दिलाएगा। और उस उचाना के आम परिवार के उस बच्चे ने बड़े बड़े धुरंधरों को गिरा दिया। ये आपके खबरों की हेडलाइनों में। सर बीजेपी का कहना है कि दिल्ली में आप सरकार के 2-3 मंत्री जेल में जा चुके हैं और आप पे भ्रष्टाचार का आरोप दिल्ली सरकार, दिल्ली के नेता लगा रहे हैं, उसको लेकर किस तरह देखते हैं? अंग्रेज भी ये कहते थे कि शहीद भगत सिंह जी ने कोई गुनाह किया है, उनको जेल में डाल दिया, और उनको ये गलतफहमी हो गई थी कि शहीद भगत सिंह जी को फांसी दे दो, फिर कोई आज़ादी नहीं मांगेगा, फिर देश को आज़ादी नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शहीद भगत सिंह जी ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा, उसके बावजूद भी देश को आज़ादी मिली और आज़ादी मांगने वालों की संख्या लगातार बढ़ती गई। इन्होंने सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला, फिर मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला, फिर संजय सिंह जी को जेल में डाला, अब ये अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालना चाहते हैं। कर लो जितनी तानाशाही कर सकते हो, अंग्रेज़ों से ज़्यादा तो नहीं कर पाओगे ना। ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, हम इसको जीत कर रहेंगे, हर कीमत पर जीतेंगे। एक एक बच्चे को शानदार शिक्षा मिल सके ये सुनिश्चित करेंगे। जितनी इनको तानाशाही करनी है, जितना अत्याचार करना है, स्वागत है। हम हाथ जोड़ के इनकी तानाशाही को स्वीकार करेंगे और लोगों से जन समर्थन लेकर इनको हराएंगे। सरकार को 4 साल हो चुके हैं, कैसे देखते हैं 4 साल सरकार? 10 में से नंबर दूं तो 0 नंबर है इनके, क्योंकि ये गठबंधन सिर्फ जुगाड़ का गठबंधन है, ये गठबंधन सिर्फ भ्रष्टाचार का गठबंधन है, ये गठबंधन सिर्फ मौका परस्ती का गठबंधन है। क्योंकि जेजेपी एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मांग के आई थी। जेजेपी ने जब लोगों से पूछा कि क्या हम भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दें, लोगों ने उनको मना किया। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाके बैठ गए, जिसकी वजह से आज इनको अपनी 90 सीटों पर ये कैंडिडेट लड़ा पाए, इसमें भी मुझे शक है। इनको वोट देने वाले नहीं हैं। आज के दिन में हरियाणा में इनकी जमानतें जब्त होंगी। जेजेपी केजरीवाल जी पे ईडी की निरंतर नोटिस जारी हो रहे हैं, या 18 तारीख में नोटिस जारी हुआ है, लेकिन वो ईडी के सामने नहीं जा रहे। सर क्या कहा? देखिए, ये तो इनकी राजनीतिक चाल है। ईडी आज के दिन में राजनीति का एक हथियार बन गई है भारतीय जनता पार्टी का। अगर आप ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी की ब्रांच है ईडी, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सारी शिकायतें, सारी जांच, सारे कागज तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बन के आते हैं। ईडी तो सिर्फ उनको जारी करती है। जब इनको ये पता था 1 महीने पहले से अरविंद केजरीवाल जी का विपश्यना जाने का प्रोग्राम था, उन्होंने उसको सार्वजनिक भी कर दिया। उसके बाद उन्हीं तारीखों में नोटिस जारी करना अपने आप में ये बताता है कि ईडी सिर्फ ये बताना चाहती है कि हमने नोटिस दिया और अरविंद केजरीवाल जी नहीं आए। अरविंद केजरीवाल जी पहले भी पूछताछ में गए हैं। जो ये नोटिस भेजा गया है ये गैर कानूनी है, इसका कोई बेसिस नहीं है। जब पहले नोटिस भेजा गया था वो बहुत फ्रिवलस नोटिस था, ना उसमें ये लिखा था किस केस में, ना उसमें ये लिखा था गवाह के तौर पे बुला रहे हैं कि आरोपी के तौर पे बुला रहे हैं, ना उसमें ये लिखा था कि क्या पूछना चाहते हैं। कोई जानकारी उसमें नहीं थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री को बुला रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी को बुला रहे हैं, ये भी उसमें नहीं लिखा था। तो असंवैधानिक और गैर कानूनी नोटिस का जवाब देना जरूरी नहीं होता है। जब सही तरीके से ईडी का नोटिस आएगा, सही समय पे आएगा, उसका जवाब भी दिया जाएगा, पूछताछ में भी शामिल। सुरक्षा चूक का एक मामला भी आया था, संसद के अंदर कलर स्मोक किया गया था, उसको किस तरीके से देखते हैं? ऐसा क्यों होता है कि जब भी संसद के ऊपर हमला होता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होता है। ये तो कहते हैं कि हमने देश की सुरक्षा बहुत सुनिश्चित कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ 2 बार इतिहास में संसद के ऊपर हमला हुआ है। दोनों बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इस बार तो हद हो गई। भारतीय जनता पार्टी के सांसद का पास लेके आए थे जो लोग संसद के अंदर घुसे। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि उन सांसद के खिलाफ क्या कार्रवाई हो।
जो आवाज़ उठाते हैं, संसद की सुरक्षा की मांग करते हैं, उन सांसदों को आपने संसद से बाहर कर दिया। लेकिन जिसने उन लोगों को संसद के अंदर घुसने के लिए पास दिए, उन सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ये अपने आप में बताता है कि भारतीय जनता पार्टी देश की सुरक्षा करने में, संसद की सुरक्षा करने में पूरी तरह से असमर्थ है। भारतीय जनता पार्टी देश के लिए खतरा है। सर, पंजाब में प्रचंड जीत उसके बाद चुनाव हरियाणा के हुए, उसमें सिंबल में इलेक्शन लड़ा, लेकिन जो उम्मीद थी वो सफलता आम आदमी को नहीं मिली हमारे ख्याल से। तो अब क्या लगता है कि कहीं ना कहीं उससे मजबूत पार्टी हुई है? पंजाब के चुनाव के बाद हमने 2 चुनाव हरियाणा में सिंबल पे लड़े। एक जिला पार्षद का चुनाव लड़ा जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे 21 जिला पार्षद जीत के आए जो कि सरकार में बैठे हैं, और आम आदमी पार्टी के सिंबल पे 15 जिला पार्षद जीत के आए। हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हरियाणा के अंदर सिंबल पर जीतने वाली हैं। कांग्रेस में ये हिम्मत नहीं हुई कि वो सिंबल के ऊपर चुनाव लड़ सके। जेजेपी हमसे पीछे थी, इनेलो हमसे पीछे थी। इस नाते से आप देखें तो मुख्य विपक्षी दल हरियाणा के अंदर लोग आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं। उसके बाद चेयरमैन का चुनाव हुआ। जब चेयरमैन का चुनाव हुआ तो उसमें भी हमारी पार्टी के 1 जिला पार्षद जीत करके आई और 3 जगहों पे हम 50 वोट से कम अंतर से हारे। इसका मतलब हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की स्थिति में आम आदमी पार्टी बन रही है। और जिस वक्त ये चुनाव हुए थे तब तक तो हमारा संगठन भी नहीं बना था। अब पूरे हरियाणा में एक गांव में 21 मेंबर की कमेटी आम आदमी पार्टी की बन चुकी है। अब हमारी ताकत 100 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब जो भी चुनाव होगा उसमें बीजेपी को पटकनी देके दिखाएंगे। हरियाणा में इलेक्शन के दौरान आपके लिए कई चैलेंजेस रहेंगे। उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कैटेगराइजेशन। जिस तरीके से जाट हैं, गुर्जर हैं और कई कैटेगरी हैं, क्योंकि पुराने जो दिग्गज नेता हैं वो इसी के बल पर वोट देते थे। और पिछली बार में ये कहा था कि जो जाट है वो हमारी कैटेगरी के, हम उनके मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं हरियाणा में किसी ऐसी जाति को नहीं जानता जिसको 24 घंटे बिजली नहीं चाहिए। मैं हरियाणा में किसी ऐसी जाति को नहीं जानता जिसको अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूल नहीं चाहिए। किसी ऐसी जाति को नहीं जानता जिसको अच्छे अस्पताल नहीं चाहिए। किसी ऐसी जाति को नहीं जानता जिसको मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी नहीं चाहिए। इसलिए सब जातियों के लिए जो पार्टी काम कर सकती है वो आम आदमी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल जी ने खुल के कहा हम जाटों की भी पार्टी है, हम नॉन जाट्स की भी पार्टी है, हम 36 बिरादरी की पार्टी है। सबका स्वागत है। आम आदमी पार्टी में आइए, अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कीजिए, आम आदमी की सरकार लेकर आइए। ऐसी सरकार लेकर आइए जो हर जाति के लिए, हर मजहब के लिए बराबर काम कर सके, सबको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा सके।